दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में क्लास 11 स्टूडेंट्स को हमेशा डर लगा रहता है, डर बना रहता है। नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले सीखेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिक न्यूमेरिकल हमारे इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं, कंसेप्ट को समझना है और फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखना है। जो मैं बताता जाऊं बस उसी तरह से चीजों को करते जाना, उसके अलावा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सीखते हैं। तो ये बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम और हमारा टारगेट यही रहेगा कि ये सिर्फ क्लास 11th के लिए ही नहीं, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आपका चैप्टर तैयार हो जाए। आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जहां तक आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं और एक पार्ट है जिसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से पहचानते हैं। आपको आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, आइए जरा इसके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहली बात, जब भी आप इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इतना जान लीजिए कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से बहुत ही कम चीजें हैं जो यहाँ से आती हैं। तो आपको मेनली यहाँ पर रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रेफरेंस बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो आपके हर तरह के एग्जाम, चाहे वो आपका नीट, जेईई, एम्स एग्जाम हो, 11th लेवल, स्कूल लेवल एग्जाम हो, वहां के लिए रेफरेंस बुक यहाँ पे हमेशा प्रेफरेबल रहेंगी। हमने बहुत बार एनसीईआरटी को भी प्रेफर किया है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे नहीं, आप रेफरेंस बुक को ही आपको प्रेफर करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने पिछले 15 ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम आई है उनके बारे में भी जानना है, उनको भी सीखना है, वो भी आपको अच्छे से आना जरूरी होगा। तो इस तरह से एक आपकी स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए कि आप आखिर यहाँ पर क्या क्या तैयार करने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे कोशिश कीजिए कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बने, चाहे आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट्स आपके साथ साथ बनेंगे तो आपका चैप्टर अच्छे से तैयार रहेगा। और जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वो सीक्वेंस आपने मेंटेन करना है। ये चैप्टर बड़ा नाजुक सा चैप्टर है। गलती वही होती है जहां आप कई बार बुक के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको जो सीक्वेंस हम बताएंगे आपने उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। यहाँ इस चैप्टर के अंदर आपको एक्टिव मास किसे कहते हैं, जनरली आपके लेवल पे हम एक्टिव मास की जगह मोलर कंसंट्रेशन शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक ही बात है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्टिव मास टर्म का मीनिंग एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का है, फिजिकल है, केमिकल है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, ये आपको पता रहे। कंसंट्रेशन क्वोशिएंट किसे कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहा जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, सॉल्यूशन के लिए क्या है, गैसेस के लिए क्या है, किस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को बता सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। और न्यूमेरिकल तो खैर है ही, न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। कॉम्पिटिटिव में ली चैटलियर प्रिंसिपल से कंसर्न भी आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो जरूरी है ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो इन सभी बातों पे ध्यान रखना। अब देखिए इक्विलिब्रियम, आई थिंक हर एक बच्चा इस बात को समझता है इक्विलिब्रियम क्या है। एक होती है रिएक्शन जिन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, एक ही डायरेक्शन में होती है, इरिवर्सिबल। और एक रिएक्शन ऐसी होती है जो फॉरवर्ड में भी होती है और बैकवर्ड में भी होती है, उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड में भी होगी, बैकवर्ड में भी। जैसे आप अपनी जगह पे खड़े हैं, आप 2 कदम आगे जाते हैं, आप पीछे आते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाई जाती है। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी कंडीशन आए कि आप जितना आगे जाते हैं उतना ही पीछे आते हैं, अगर 2 कदम आगे जाते हैं तो 2 ही कदम पीछे आते हैं, ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम के नाम से पहचानते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ एक ऐसी कंडीशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, इसे इक्विलिब्रियम के नाम से पहचानते हैं।
हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लीजिए, सपोज आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, काफी ज्यादा पानी है यहाँ पर भरा हुआ है। आपने इस कंटेनर को सपोज किसी चीज से ऐसे आपने इसके ऊपर कुछ कवर लगा दिया। अब शुरुआत में क्या होगा, पानी यहाँ से इवेपोरेट होगा। जैसे जैसे पानी यहाँ से इवेपोरेट होगा तो लिक्विड का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैं कहूंगा पानी इवेपोरेट होगा तो लिक्विड का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि शुरुआत में फिनोमिना हो रहा है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन की रेट को कहेंगे हम रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ ये काम हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर बहुत सारे वेपर्स के मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो वेपर्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और एक और फिनोमिना वहां शुरू हो जाएगा जिसे कंडेंसेशन कहा जाएगा। पहले हो रहा था इवेपोरेशन, पानी के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन, और फिर वहां पर एक और फिनोमिना शुरू हो गया जिसे हमने नाम दिया कि वहां पर कंडेंसेशन शुरू हो गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जितने पार्टिकल इवेपोरेट होंगे उतने ही कंडेंस हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और ऐसी कंडीशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं, इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हमें देखने में ऐसा लगेगा कि पानी का लेवल कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के वक्त हमें लगता है कि प्रोसेस स्टॉप हो गया, लेकिन प्रोसेस एक्चुअल में स्टॉप नहीं होता, बल्कि रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में कहते हैं कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। आपसे कहा जाता है, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो आपने यही कहना है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप but in actual reaction takes place but rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। इस तरह से आपको बता देना है। ऐसे ही बच्चों इक्विलिब्रियम दो तरह का है, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब सिर्फ फिजिकल स्टेट में बदलाव आता है। फिजिकल स्टेट का मीनिंग देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में वाटर है, राइट हैंड साइड में वाटर है, यानी कंपाउंड सेम रहता है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदलती है। ये है सॉलिड और ये है लिक्विड। हाँ, जब फिजिकल स्टेट में बदलाव आता है, कंपाउंड सेम रहता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे ये आइस है, आइस को किसी कंटेनर में रखा तो वो वाटर में बदल जाती है और वाटर दोबारा से आइस में बदलता है। रेट ऑफ मेल्टिंग और रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बराबर हो जाता है। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और अगर कंपाउंड बदल जाए, जैसे यहाँ पर तो H2 सेम था, लेकिन यहाँ देखो ये है एसिड लेकिन ये है एस्टर, ये है एल्कोहल लेकिन ये है वाटर, कंपाउंड बदल गया। तो अगर किसी इक्विलिब्रियम के दौरान कंपाउंड बदलता है तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, और अगर सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है तो उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, H2 + I2 gives you twice HI। यहाँ पर भी देख लो पूरा का पूरा क्या हुआ, कंपाउंड ही बदल गया। कंपाउंड बदल गया तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम। N2 + thrice H2 gives you twice NH3। यहाँ कंपाउंड बदल गया तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको मेनली केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ना है। इक्विलिब्रियम में एक खास बात और है कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। यानी अगर आप किसी कंटेनर में सपोज पहले H2 और I2 डालते हैं तो कुछ समय बाद H2 और I2 कन्वर्ट हो जाएंगे HI के अंदर, और HI वापस कन्वर्ट हो जाएगा H2 और I2 के अंदर, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत H2 और I2 से नहीं भी करते हैं, आप शुरुआत HI से करते हैं, तो भी ये चेंज यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपने पहले कंटेनर में HI लिया तो वो अपने आप कुछ समय बाद टूट के H2I2 में बदलेगा, और अगर आपने H2I2 लिया तो वो अपने आप टूट के HI के अंदर बदलेगा। यानी इक्विलिब्रियम
किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। दोनों ही डायरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हैं, याद रखिएगा इस बात को। अब इस चैप्टर में आता है इंपॉर्टेंट लॉ, जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से पहचानते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको दिया किसने? गुलबर्ग और वागे ने इस लॉ को दिया। इस बात को आपको याद रखना होगा। और इस लॉ की डेफिनेशन देखने में बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखती है, लेकिन आसान सी है। इसमें कहा गया, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant each raised to the power equal to their coefficient। यानी इस लॉ के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, दैट इज A gives you B, कोई रिएक्शन हो रही है, तो लॉ कहता है इस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे और उसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। एक रिएक्टेंट A है और उसका कोफिशिएंट 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से डिपेंड करती है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं भाई मेरे पास ये रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू द पावर 2। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स यू ट्वाइस NH3, चाहे इक्विलिब्रियम में है चाहे नहीं है, तो यहाँ कहा गया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 कोफिशिएंट 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कोफिशिएंट 3 है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा उसको लगाना नहीं भूलना है। अब यहाँ पर आप सभी बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट की बजाय इनको ऐड कर देते हैं। आप बच्चे पता है क्या करते हैं, आपके जो हम एक पेपर चेक करते हैं ना, तो ये मिस्टेक मिलती है। आप देखते हैं यहाँ प्लस का साइन है, तो आप में से काफी बच्चे यहाँ भी प्लस का साइन लगा देते हैं। ये एरर है, ये गलती है, आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ये चीज इस तरह से आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्लास 12th में आएंगे ना, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की बजाय एक और लॉ आ जाएगा जिसे रेट लॉ कहा जाता है। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे याद रख लीजिए, रेज टू द पावर कोफिशिएंट। और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम रेट कांस्टेंट के नाम पे जानते हैं। 12th में केमिकल काइनेटिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में इसमें कुछ खास पढ़ने का नहीं है। यहाँ पर हमें और कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना, इतना हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, एक रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सिबली C प्लस D, एक फॉरवर्ड और एक है बैकवर्ड रिएक्शन, इस तरह से। नाउ पहले मैं कहता हूं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, ये आएगा। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो मैं सिर्फ K ना लिख के KF लिख देता हूं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF A इंटू B। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर आपसे कहें बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखना है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखिए आप रेट इस तरह से बताएंगे, रेट इज इक्वल टू, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, C एंड D, तो मैं कहूंगा K और कंसंट्रेशन ऑफ C कोफिशिएंट 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ D कोफिशिएंट 1 है। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन है तो इसके लिए हम KB इस तरह से लिख देंगे, तो KF हो गया रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, KB हो गया फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको इक्वेट कर दिया जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से KB C इंटू D, इस तरह से। अब कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ KF और यहाँ KB आ गया, कंसंट्रेशन को एक तरफ ले जाओ C इंटू D और डिवाइडेड बाय A इंटू B, इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम समझते हैं KF क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और KB क्या है, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ लेट इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हम मान लेते हैं, दोनों ही कांस्टेंट हैं, एक बड़ा कांस्टेंट लगा देते हैं जिसे K कहा जाता है या जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम KF अपॉन KB की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये हमारे पास बनता है। और अगर मैं कहता हूँ कोफिशिएंट भी है, यानी इसी इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर मान लेता हूँ C मोल ऑफ C D मोल ऑफ D, तो हमारा एक्सप्रेशन देखिए कैसे मॉडिफाई होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। अब हमने कोफिशिएंट लगा दिए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, और इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ध्यान रखो, अगर ये रिएक्शन लिक्विड मीडियम में है तो हम इसकी कंसंट्रेशन लेंगे, वहां इसको Kc कहा जाएगा। सो वी कैन से Kc क्या हुआ, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, या फॉर लिक्विड मीडियम रिएक्शन इस तरह से इसको बता सकते हैं। तो हमारे पास अब एक वैल्यू आ चुकी है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम Kc के नाम से भी पहचानते हैं। अगर आपसे कहें भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम। भूलना नहीं, ध्यान से इस बात को याद रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम शब्द को यहाँ पर याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप इसी रेशो को इक्विलिब्रियम या किसी भी वक्त पे लेते हैं एट एनी टाइम, तो वहां Kc की जगह हम एक और शब्द यूज करते हैं जिसे QC कहा जाता है। एक्सप्रेशन सेम है, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं, बस टाइमिंग की बात है। अगर हम कहें कि अगर हम इसी रेशो को एट एनी टाइम किसी भी वक्त ले रहे हैं, चाहे इक्विलिब्रियम है या नहीं है, किसी भी वक्त अगर हम इस रेशो को ले रहे हैं, तो इसे हम कंसंट्रेशन क्वोशिएंट या रिएक्शन क्वोशिएंट के नाम से पहचानते हैं। तो अब यहाँ पर जनरल टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर सॉल्यूशन में है Kc, और ये Kc कब होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, और अगर आप किसी भी वक्त पे देख रहे हैं तो उसे QC कहा जाएगा, चाहे इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों जरा बताइए कि कब Kc QC के बराबर होगा, ये दोनों कब इक्वल होंगे, कब बराबर होंगे, बड़ी आसानी से बता सकते हो कि भाई जब इक्विलिब्रियम होगा, जब इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा तो इस रेशो को तो हम Kc बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम पे ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जरा इन डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा है द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये कुछ बातें याद रखना, किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है, लेकिन अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड अदर इम्प्योरिटी। इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको इन बातों को बताना होगा कि ये किससे अफेक्टेड होता है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जिसे कहते हैं, तो वहां इस बात की जरूरत पड़ेगी। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपसे कहें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप बता सकते हो इसी चीज को, यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में है,
the ratio of concentration of product raised to the power coefficient and concentration of reactant raised to the power coefficient always remain constant. यानी किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पढ़ लीजिए जरा, द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, यानी ये पार्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised to the power equal to their coefficient, यानी ये पार्ट is always remain constant at constant temperature। तो टेम्परेचर से ये अफेक्ट होता है, इस बात को भूलना नहीं है, टेम्परेचर की बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नाउ अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन कुछ टर्म्स को जान लो, केसी क्या है, क्यूसी क्या है, केपी क्या है, क्यूपी क्या है, जरा इन बातों के बारे में जान लो, इनको समझ लो। केसी, क्यूसी एंड केपी, इनके बारे में जरा समझते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर रिएक्शन आपकी सॉल्यूशन और लिक्विड फेज में हो रही है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, A moles of A let liquid, B moles of B let liquid, and it is C moles of C again liquid, D moles of D लिक्विड। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम के वक्त हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो देखते हैं तो उसे हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सी, डी, ए एंड बी, ऐसा हमने आपको बताया, ये यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसी रेशो को एट एनी टाइम, किसी भी वक्त पे देखते हैं, एट एनी टाइम के बारे में बात करें तो हम इसे QC के नाम से पहचानते हैं। इसे कंसंट्रेशन क्वोशिएंट यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरह से हम इस बात को समझ लें अच्छे से, ये हमें बात अच्छे से याद रहेगी, सॉल्यूशन और लिक्विड। लेकिन अगर रिएक्शन हो रही है गैसियस मीडियम में, तो गैसियस मीडियम जैसे देखो मैंने कहा A मोल्स ऑफ A गैसियस, B मोल्स ऑफ B अगेन गैसियस, और यहाँ आ गया है इक्विलिब्रियम, ये है C, ये है D और यहाँ भी इक्विलिब्रियम। तो गैसेस के केस में हम जनरली प्रेशर मेजर करते हैं। अगर प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं तो प्रेशर की टर्म में देखिए किस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे Kp। Kp हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। यानी अब कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। और अगर इसी चीज को हम एट एनी टाइम के बारे में बात करते हैं, किसी भी वक्त अगर हम इसको लेते हैं तो उस वक्त इसको QP कहा जाएगा। एक्सप्रेशन यहाँ पर फिर भी बिल्कुल सेम रहेगा, आइडेंटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे बना रहेगा। इस तरह से बच्चों अब आप समझ सकते हैं KC फॉर द कंसंट्रेशन, KP फॉर द प्रेशर। गैसेस के बारे में एक और मैं खास बात बता दूं आपको कि गैसेस के केस में इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर हम प्रेशर से कंसंट्रेशन भी मेजर कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको याद हो, PV is equal to nRT, N by V is equal to concentration। तो गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं, यानी गैसेस के केस में हम KC और QC भी बता सकते हैं। तो याद रखेंगे आप, अगर रिएक्शन सॉल्यूशन और लिक्विड फेज में हो रही है तो हम सिर्फ KC और QC के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है तो हम वहां पर हम ये भी बताते हैं KC क्या होगा, KP क्या होगा, QP क्या होगा, QC क्या होगा। इस तरह की बातें भी वहां पर बताई जा सकती हैं। इन बातों को इस तरह से आपको याद रखने की जरूरत होगी, ये आपको पता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आखिर इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में मेजर कर रहे हैं तो KC की यूनिट मोल पर लीटर डेल्टा N, इस तरह से इस यूनिट को लिखा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं गैसियस रिएक्शन की तो वहां उन्हें इस तरह से एटमॉस्फेयर डेल्टा N। डेल्टा N आखिर क्या है, डेल्टा N आपके बारे में ध्यान रखना कि डेल्टा N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसे डेल्टा एन कहा जाता है। जैसे देखो सपोज ये रिएक्शन है N2 और ये है थ्राइस H2 और ये है ट्वाइस NH3, हम कहते हैं रिएक्शन लिक्विड मीडियम में हो रही है, लिक्विड मीडियम में। तो डेल्टा एन की वैल्यू निकालिए। डेल्टा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 3 + 1 4, तो ये आपके पास कितना आएगा -2। तो यहां पर जब हम यूनिट लिखेंगे Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर और पावर -2, और जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज लीटर स्क्वायर मोल -2, पहले पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से। लेकिन अगर यही रिएक्शन होती गैसियस फेज में, जैसे N2 और ये है थ्राइस H2 और ये है ट्वाइस NH3, अब देखो यहां पर मैं वेरिएशन बताता हूं। डेल्टा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहां पर गैसेस के बारे में बात करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मैं पहला केस लेता हूं जहां पर ये सभी के सभी गैसियस हैं। अगर सभी के सभी गैसियस हैं तो डेल्टा एन क्या होगा, प्रोडक्ट 2 और रिएक्टेंट 4 -2, और अगर मैं यूनिट की बात करूं Kp तो इट विल बी एटमॉस्फेयर पावर -2 और एटमॉस्फेयर -2 ये लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं एक केस ये ले लेता हूं कि भाई आपके पास N2 है, N2 गैस है सपोज, और H2 है, H2 भी आपके पास गैस है, लेकिन जो NH3 बना वो आपके पास लिक्विड आ गया, तो डेल्टा एन जी क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में तो गैसियस है ही नहीं, ये तो रिएक्टेंट है, सो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, ये तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, गैसियस प्रोडक्ट 0, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड नहीं लेना तो उसकी जगह 0। रिएक्टेंट में 4 है, so we can say so this is -4, तो Kp is equal to एटमॉस्फेयर पावर -4, इस तरह से एटमॉस्फेयर -4 ये यूनिट हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से आपको ये यूनिट को मेंशन करना है, बताना है, बस Kp ले रहे हैं तो डेल्टा एन जी। नाउ अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में से है। आपसे कहा गया कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो और साथ में यूनिट्स लिखो। जब तक मैं इक्वेशन लिखता हूं कोशिश करो अगर आप यूनिट्स बता सकते हो तो। देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, यानी ये सारे के सारे क्या हो गए प्रोडक्ट, ये सारे के सारे क्या हो गए रिएक्टेंट। चलो पहले ऐसे ही लिख दो। नाउ वी कैन से, अब हम यहाँ पे इस रिएक्शन को इस तरह से बताएंगे। देखिए ये है आपके रिएक्टेंट, तो IO3 H2O, मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूं, IO3 और फिर है H2O और फिर है H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट में है आपके पास ऊपर वाले प्रोडक्ट I2 और साथ में H5 IO6 ये है। रेज टू द पावर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को लगाना ना भूलें, 7 यहाँ 9, H की पावर 7 है, I2 की पावर 1 है और इसकी पावर 5। इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी है, और अगर आपके पास इक्वेशन आ गई तब तो आपके लिए डेल्टा एन निकालना मुश्किल नहीं। देखो डेल्टा एन कितना आएगा, ये प्रोडक्ट 5 + 1 6 हो गया, रिएक्टेंट में देखो कितना है 7 7 14 14 और 9 आपके पास कितना हो गया 23, और सॉल्व करके -17 ये आएगा। तो यू कैन से, अब हम क्या कहेंगे, Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर डेल्टा एन जी, ये बताया डेल्टा एन बताया था आपको, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू -17, तो सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, लीटर 17 मोल -17। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो ऐसे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, ये सारा का सारा हमें आ चुका है। क्या वैल्यूज पुट करनी है, कैसे यूनिट लिखनी है, ये अभी तक हम जान चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जान लिया है। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन, कैसे लिखना है एक्सप्रेशन, Kp क्या है, Kc क्या है। अब इन बातों को दिमाग में रखना, ध्यान रखना। अगली क्लास के अंदर हम इसमें कुछ एक्सटेंशन करेंगे, कुछ नए फार्मूलों को पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना आपको याद रहना चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट।